अब यहाँ पे आप अपने पास कॉपी पेन उठा लेना, क्योंकि यहाँ पे सी से रेस्पेक्ट से कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको अपने टिप ऑफ टंग पे होनी चाहिए, है ना। तो हर कंडीशन पे आपके पास कॉपी पेन होगा। भले आगे हम आपको ये पीपीटी शेयर करा दें, प्रोवाइड करा दें, लेकिन अपने पास एक कॉपी पेन ज़रूर रखिएगा अगर हम कोई भी लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हो। रीज़न क्या है, इसमें से कुछ चीज़ें आपको टिप ऑफ टंग हमने बोला, यानी कि आपको रटी होनी चाहिए, जैसे कि सी किस सन में डेवलप की गई थी। तो यहाँ पे मेंशन है सी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1970s, यानी कि 1970 के अराउंड में सी को डेवलप किया गया था। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या है, डेनिस रिची, है ना। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से अपडेट कर लेना। डेनिस रिची हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं। तो डेनिस रिची सर जो थे उन्होंने ही इस सी को डेवलप किया था बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है बेल टेलीफोनिक लेबोरेटरी की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है इसको। क्लियर है इतना? सारे बच्चों ने नोट किया है? यस सर। यस हाँ, सर। इतना जरूर ध्यान रखना कि ये जो मैंने इम्फेसाइज करके आपको दो वर्ड स्पेशली रूप से मेंशन किए हैं, वो इसलिए किए हैं क्योंकि आप आगे आने वाले जितने भी इंटरव्यूज हैं उनमें इन नामों को और इस सन को ऑलवेज देखते ही रहोगे। और आज भी अगर आप देखोगे, पढ़ते चले जाओगे सी से और सी प्लस प्लस फिर जावा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होंगी, और बाद में आपसे पूछा जाएगा कि सी किसने डेवलप की थी, तो हम लोग इनके नाम भूल जाते हैं। और अभी किसी बच्चे ने पूछा था हमसे कि मदर ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो सी। जब मदर ऑफ लैंग्वेज सी है तो इनका नाम कैसे हट जाएगा? ऑलवेज इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि सबसे पूछा जाए, किसी ना किसी से जरूर पूछा जाता है, तो हमें रटा हुआ होना चाहिए। 1970s में सी आई थी और डेवलप किसने दी थी? डेनिस रिची ने। सी इज अ हाई लेवल जर्नल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल जर्नल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी बच्चे को ये समझ में आ रहा है क्या है? बता सकते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सी इज अ हाई लेवल और जर्नल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब हाई लेवल के लिए सबसे इजी पैटर्न जो सामने लिखा हुआ है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में हम क्या मेंशन कर रहे हैं? सी इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बाइनरी यानी कि 0 1 या मशीन लेवल या असेंबली लेवल में नहीं लिखा गया है। यानी कि सी के अंदर भी हम कुछ कोडिंग इसी पैटर्न पे करते हैं जिसमें हमारा ज़्यादातर पूरी की पूरी इंग्लिश आ रही होती है और हम इजिली डेवलप कर सकते हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट के लिए हाई लेवल के लिए नेक्स्ट स्लाइड में भी मेंशन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी यही चीज मेंशन है, इट इज अ कंसिडर्ड अ हाई लेवल, इट अलाउ द प्रोग्रामर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम। आप इसमें कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो? प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, ना कि हम इस पे ध्यान दें कि हमें मशीन लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क करना है ना। एट द हैंड एंड नॉट वरीड अबाउट द मशीन दैट प्रोग्रामिंग विल बी यूजिंग। हम मशीन का ध्यान नहीं रखते, हम प्रोग्राम जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने पे इम्फेसाइज करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हमें हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हम जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं इजिली, इसी लैंग्वेज में हम काम भी करने लगते हैं। काफ़ी कुछ सिमिलर नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन बहुत कुछ सिमिलर आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज में। आप बहुत कुछ सारा कुछ लिखो भी किसमें? अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली आप लिख रहे होगे, तो आपको इश्यूज नहीं आते बहुत ज़्यादा कुछ इसमें। चलिए इस पे भी वापस आएंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, इन्होंने कहा है कि जर्नल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। अभी जो सी प्लस प्लस और जावा वाले बच्चे हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को अलग रख दें, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने क्लास बनाया होगा और उसके अंदर मेथड्स बना रहे होंगे। यहाँ पे इस तरह का काम थोड़ा सा कम होता है। हम आपको पहुँचाते हैं। अब दो चीज़ें बता एक्सप्लेन करते हैं। नेट पे जाएंगे, गूगल आप ओपन कर लेना। हाउ टू, इस तरह से कुछ भी लिख के आप एंटर कर दोगे तो ढेर सारे आपके कंपाइलर ये देखो सामने अवेलेबिलिटी में आ गए हैं। अब मैं आपको वहां पे पहुंचा दिया, सारे बच्चों को विजिबिलिटी में आ रहा है ये स्क्रीन?
यस सर। है ना। तो मैंने आपको डायरेक्टली पहुंचा दिया कि अब आपको अपने सिस्टम पे भी सी का कंपाइलर इंस्टॉल करो चाहे ना करो, आप पे डिपेंडेंसी है, आपको नेट पे भी अवेलेबिलिटी में मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमें डायरेक्टली इतना कोड करके मिला हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पे जो भी आप कोड लिखते चले जाओगे, जैसे आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक। और रन, यहाँ पे एक रन बटन दिख रहा होगा, ये रन कर देते हैं। जैसे ही हमने इस रन पे क्लिक कर दिया, हमारा आउटपुट जनरेट होके आ गया, यानी कि अशोक मसीह हमें कंसोल पे लिख के मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका और यहाँ पे वाइंड अप हुआ है। अब इसमें अगर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की बात करते, स्ट्रक्चर की बात ना करते, तो इसमें क्लास बनने लगता। सी के अंदर क्लास नहीं बनता है, डायरेक्टली इंट मेन या फिर वॉइड मेन का हम यूज कर लेते हैं। यहाँ से आप ये भी हटा सकते हो, डेटा टाइप होता है, सॉरी, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है। वॉइड मेन लिख दोगे और रिटर्न को भी आप स्टॉप कर दो, कमेंट बना देते हो, और उसके बाद भी आप रन करोगे तो आपका सेम आउटपुट जनरेट कर देगा। सर बट रिटर्न टाइप, वो सर रिटर्न टाइप तो वॉइड है सर। हाँ, तभी तो मैंने यहाँ पे किया नहीं है, आउटपुट तो आए पहले। इनका कंपाइलर समझ तो पाए क्या किया है। ओके क्योंकि जो ऑनलाइन कंपाइलर होंगे उनमें हो सकता है कि सर जब रिटर्न टाइप वॉइड है तो सर कुछ नहीं रिटर्न होगा ना। उसको भी बात करते हैं, भी बताते हैं। ये देखो आ गया, ठीक है, पहली बार में नहीं आया था, सेकंड टाइम में उनका डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम इसमें नाम भी चेंज कर देंगे, इसको रन करा के देखते हैं, ये देखो आ गया। ठीक है, तो हो सकता है बफर में फंसा हुआ हो जिसकी वजह से इनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेकिन हमें सारे ऑप्शन परफॉर्म यही करने हैं। ठीक है, अब कितना सही में आया? हाँ, कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछो बेटा। सर वॉइड रिटर्न टाइप है तो सर कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए उस हिसाब से तो। हाँ, तो रिटर्न हमने कराया कहाँ? हमने तो आउटपुट जनरेट कराया प्रिंटफ ने, ये आउटपुट हमारे कंसोल पे डिस्प्ले करा दिया है बस। अच्छा हाँ हाँ सर समझ गया समझ गया। नहीं नहीं, मैं भी समझ गया कि आपका इश्यूज क्या है, क्योंकि नहीं तो आपने थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे वो सर। ना ना, इसीलिए हम समझ गए थे, तो हम उसको भी आगे हाँ जाके हम इस रिटर्न को भी काफी कुछ डिस्कस करेंगे। अभी यस डिस्कस सर यस करेंगे सर। तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ना, वो थोड़ा गड़बड़ाएगा, क्योंकि रिटर्न ये काफी कुछ नीडफुल है। हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको इसको भी डिस्कस नहीं किया, ये लाइन क्या आती है, ये वॉइड मेन का पर्पस पूरा क्या होता है, मैंने डिस्कस नहीं किया। मैंने आपको एक लुक दिखाया आप कैसे रन करा सकते हो। तो अभी क्योंकि आगे की भी जो कोडिंग होगी वो थोड़ा थोड़ा मैं रन करा के यहाँ पे दिखाता जाऊंगा। हाँ, एक चीज और थी, ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ा हो सकता है स्लो, जैसे अभी यहाँ पे बफर में फंसा तो मैंने दोबारा से रिफ्रेश कर लिया। तो ये चीजें आपके सामने भी आ सकती हैं, तो उनको थोड़ा सा मैनेज करते हुए हम मूव करेंगे। ठीक है, हम यस वापस सर। आते हैं अपने कंटेंट पे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई तो अभी आपके क्वेश्चन जनरेट होंगे, तो पहले हम देखते जाएं। इतना क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर यानी कि सीक्वेंस वाइज वर्किंग करते चले जाना, वन बाय वन वन बाय वन। एक बार स्ट्रक्चर को मैं और क्लियर कर दूं, हो सकता है अगर डाउटफुल में हो। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ, आपने पहले लाइब्रेरीज ऐड कर ली, फिर इसके बाद आपने मेन ऐड कर दिया जैसा कि प्रोटोकॉल का आता है। इसके बाद आपने उठाया डायरेक्टली एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मेंशन करते चले गए आप, चाहे वो वेरिएबल के साथ हो, चाहे आप इस तरह से हम प्रिंट कराते चले जा रहे हैं, लगातार आप डायरेक्टली प्रिंट कराते चले जा रहे हैं, तो एज इट इज वो प्रिंट कर रहा है। देख रहे होगे आप, जैसा मैंने लिखते चले गए हैं। अब यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स बहुत ज्यादा नहीं बनाए गए हैं इंस्टेड ऑफ मेन। अगर हम मेन को छोड़ देते हैं, इंस्टेड ऑफ मेन मैक्सिमम टाइम पे ब्लॉक्स नहीं बनाए जा रहे हैं, और हम एक सीक्वेंस में सारा काम कर रहे हैं। यानी कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते चले जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम की तरह से हमें ये
रीड किया जा रहा होगा। जब कंपाइलर आएगा तो टॉप टू बॉटम रीड करेगा इसको पूरा पूरा। क्लियर होगा थोड़ा बहुत ये? हाँ, सी कंसिस्ट ऑफ टर्म दैट आर वेरी क्लोजली सेम टू द, हाँ अब जितने बच्चों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाए थे उसी तरह से हम उन्हीं एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस कर देते हैं और हम पूरे का पूरा उसी एक्सप्रेशन को उठा के इनमें रख देते हैं और हमारा आउटपुट भी जनरेट होने लगता है। ज्यादातर इसमें हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स ही यूज किए जा रहे होते हैं, जैसे कि आप इफ देख रहे हो, एल्स देख रहे हो, डू, वाइल, इस तरह की मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा इजिली वर्किंग परफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हमने कहा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए इंट हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। वेरिएबल अभी मैं बताऊंगा। एक वेरिएबल्स ऐसे कंटेंट होते हैं जिनके अंदर आपकी वैल्यूज को स्टोर कर दिया जाता है ना। तो अभी अगर हम आपसे कहें तो आपको 2 वैल्यूज को ऐड करना है, यानी कि 9 और 6 को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? 9 + 6, यही तो करेंगे हम लोग। अब इसी काम को बस हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट क्या कर दिया है, सेम काम हो रहा है और इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? a + b के फॉर्मेट में। सेम काम है, कुछ डिफरेंस है। a के अंदर 9 स्टोर कर दिया है और b के अंदर 6 स्टोर कर दिया है। तो हम चाहे ऐसे लिखें और चाहे इस पैटर्न में लिखें, हमारे पास इक्विवेलेंट वर्किंग आ गई। a के अंदर अगर हमारे पास 9 और b के अंदर 6 है तो हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसके केस में हमें इसको किसी तीसरे वेरिएबल में अगर हम स्टोर कर लें इसका रिटर्न आउटपुट, तो हमें वो भी मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, सी में हमने इन दोनों के आउटपुट को स्टोर कर लिया। ठीक, और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। रिमेनिंग को हम अभी डिलीट कर देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन जनरेट करेगा। अच्छा, सेमीकोलन लगाना भूल जाएंगे तो जैसे हमारे पास आई है एरर, वैसे आपके पास भी आ जाएगी। और क्या चीज मिसिंग कर दी हमने यहाँ पे? कॉमा 15 और 9 + 6 कितना हुआ? 15। आउटपुट जैसा भी आप जनरेट किया वैसा आपका आउटपुट जनरेट होके आ गया। अब हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हमारा जहाँ पे 9 और 6 था उसकी हमने वैल्यूज चेंज की। अब आपको आउटपुट में दिखाया, जैसे आप कैलकुलेटर बनाते हो तो आपने कुछ ऐसा बना लोगे कि 2 ऐसे ब्लॉक है जिनके अंदर हमें वैल्यूज चेंज करनी। तो हमने 6 को उठाया, 9 प्लस हमारा पास 8 को हमने चेंज कर दिया और फिर से रन कराया 17। अब आपको ये वाला दिमाग नहीं लगाना है कि किस तरह से आपको करना था, आपको सिर्फ वैल्यूज में वेरिएशन करना है और आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली इस साइड में जनरेट होके आ जाएगा। यही काम होता है एज ए प्रोग्रामर का कि हमें इस तरह से आपकी वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर कर दो और फिर उन पे हम काम करने लगे। तो जितने बच्चे फर्स्ट टाइम में आप ये सब देख रहे होगे आपके लिए बहुत कुछ नया लग रहा होगा, लेकिन हमें बस अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हमने आपको दिखाया 6 + 9 था उसको वेरिएबल में स्टोर किया और वेरिएबल में स्टोर करके वर्किंग परफॉर्म कर दी। हमारा आउटपुट भी इजीली जनरेट कर लेंगे। हाँ बेटा पूछो। सर ये अशोक के बाद मॉड्यूलस डी क्यों लिखा हुआ है? यस सर, यस सर। नहीं नहीं, मैं पूरा एग्जैक्टली बताऊंगा। ये अभी तक आपके, क्योंकि जो मैं यही वहां लाइन पे हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि इतना पार्ट है ना। ये सारा काम अभी आगे आएगा, ये पूरा प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी अगर इन सारे पार्ट्स पे आएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी आपको जितना ध्यान है, हमने जैसे कि एल्जेब्रिक बोला 9 + 6, ये आपको एल्जेब्रिक इजिली लग रहा होगा, समझ में आया होगा। इसी को हमने 9 को जो था वो ए में और बी में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा इजिली वर्किंग। ये 2 लाइनें क्या समझ में आई हैं? यस इन्हीं की सर। बेस पे आउटपुट भी आ रहा है।
जो सी में स्टोर हो, अब आप इस पे ना एम्फेसाइज करके आप ये देखो जो हमने सी में स्टोर किया था वही सी की हमने वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया है, वो आउटपुट बार बार चेंज हो रहा है। सर इतना ऊपर ए में 99 स्टोर हो रहा है। हाँ तो अब यहाँ तो मैंने पहले वाला दिखाया था ना, इसको बदल देते हैं, अब 9 हो गया और इसको वापस बदल देते हैं तो 6 हो गया, जो स्टार्टिंग की थी जहाँ से हम लोगों ने। इक्वल है, अब सही है। यस सर। रन करा के देखेंगे तो हमारा आउटपुट हमारा इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे देखो कैल्सियम अपना ओपन करते हैं, ठीक है, 9 प्लस 6। अब इसके बाद हम क्या इक्वल साइन तो लगाएंगे केवल, और 15 हमारा आउटपुट जनरेट किया इसने। सेम इसी तरह से यही कोडिंग की गई है बैकग्राउंड में कि 9 और 6 को ऐड करने की। अब हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर अटैच करने होते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट हम जनरेट करा लेते हैं। यही कोडिंग आपको करनी है एज ए डेवलपर के फॉर्मेट में, कि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बस कन्वर्ट कर दें हम वेरिएबल्स के फॉर्मेट में। जैसे कि 9 को हमने ए में स्टोर कर दिया था और 6 को हमने बी में स्टोर करके फिर हमने वेरिएबल के फॉर्मेट में जनरेट किया, और सी के में जो भी आउट इन आया, जो भी वैल्यू सी में आई उसको डिस्प्ले कराया। तो वो क्या थी 15। माइनस करके देखते हैं, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आउटपुट माइनस के बेस पे रन कर रहा होगा 3। नॉर्मल उसी तरह से जैसा कि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसी तरह से आप सारा वर्क कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब यस देखो सर। आपकी क्वेरीज होगी, सर प्रिंटफ क्या होता है, परसेंटाइल डी क्या है, यहाँ पे आपने कॉमा जैसे लगा रहे थे तो ये कॉमे क्या है। मैं एक एक चीज वन बाय वन बताऊंगा। अभी ये हेडर फाइल्स बहुत सारी चीजें, मेन फंक्शन कुछ नहीं बताया है, ये इंट क्या है ये नहीं बताया है मैंने, ये सेमीकोलन क्या है ये नहीं बताया। इस तरह से सारी चीजें बताऊंगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको वो चीजें समझ में आ रही होंगी तो सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं, स्टार्टिंग में सी होती क्या है इनको ध्यान में रखते बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल भी साथ में थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। आगे जब अपने आप प्रैक्टिकल देखते जाओगे तो खुद करोगे तो आपको काफी इजी रहेगा। चलिए इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जहां ना समझ में आए दोबारा से पूछ लेना वैसे। हाँ, सी कंटेन द एडिशनल फीचर्स दैट अलाउ इट टू बी यूज एट लोअर लेवल। अब चलो ये भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक्शन एज ब्रिजिंग बिटवीन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, जितना भी आपने वर्किंग लिखी है कि यहाँ पे आप देख रहे हो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा होगा, इंक्लूड क्या है इंग्लिश का वर्ड है, वाइड में इंग्लिश के वर्ड है, लेकिन इसको इंटरनल ट्रांसलेट करके ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करता है। तो वही यहाँ पे चीजें बताई हैं कि इजिली इस पे वर्किंग कर लेता है और किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं आता। C to be used for system programming as well as application programming। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, अब फिलहाल यहाँ तो उन्होंने इस तरह का वर्ड लिख दिया है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की बात की गई है। सी को हम ज़्यादातर कंपाइलर, सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कि कंपाइलर डिज़ाइन करना, इंटरप्रेटर डिज़ाइन करना, अपने सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत इसकी लैंग्वेजेस की में अगर हम कहें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, तो आज के टाइम में जब ये बनी थी उसके उस समय तो एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग हो रही थी, लेकिन आज के टाइम में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इससे नहीं ही बनाई जा रही है, क्योंकि ये थोड़ी ओल्ड लैंग्वेजेस आज के टाइम के अकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन इसके फीचर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है अभी भी, है ना। तो यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कि कंपाइलर डिजाइन करना जो हमें विजिबिलिटी में नहीं आ रही है, ऑटोमेटिकली वर्क हो रही है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं। ये जो आपको वेबसाइट बनी हुई दिख रही है पूरी, ये एक एप्लीकेशन है ना। ये जो पूरी वेबसाइट है ये पूरी एप्लीकेशन है। इस तरह की प्रोग्रामिंग के लिए इस लैंग्वेज को अवॉइड किया जा रहा है। समझ में आया? यस सर। हाई लेवल लैंग्वेज को अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। सर वो थर्ड वाला पॉइंट एक बार समझा दीजिए। दिस वन, यस सर, यस सर। C contains certain additional features that allow it to be used at a lower level।
अब इन्होंने क्या कहा है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि सी हमारी एकदम स्टार्टिंग में आई थी जब हमारी लोअर लेवल लैंग्वेजेस बन रही थी, ठीक है। उस समय आने की वजह से सी के अंदर वो फीचर्स भी थोड़े बहुत अवेलेबिलिटी में हैं, जैसे कि बिट वाइज ऑपरेटर्स आप देखते हो, नाम सुना होगा शायद किसी बच्चे ने, हाँ या ना? नो सर। चलो छोड़ो, कुछ ऐसे फीचर्स इसमें अवेलेबिलिटी में आते हैं जो लोअर लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली सपोर्ट कर लेते हैं, और हाई लेवल में क्योंकि हम ऑलरेडी सारा काम इंग्लिश लैंग्वेजेस से कर रहे हैं, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में सपोर्ट हो रही है। तो हो क्या रहा है, ये एक ब्रिज का काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज और लोअर लेवल लैंग्वेज में। आप काम किस में करते हो, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने ज्यादातर कोडिंग किसमें की है, अपनी ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम इजी प्रिंटफ है, तो हमें पता है कि प्रिंटफ प्रिंट कराने के लिए, और एफ एक कीवर्ड अटैच कर दिया गया, प्रिंट यानी कि प्रिंट देना, एफ एक कीवर्ड और है, तो प्रिंटफ एक कीवर्ड इन्होंने बना दिया है। अब ये सारा काम हमने ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। अब इसको इजिली हमें कुछ नहीं करना, इनके जो कंपाइलर आते हैं वो इसको इजिली ट्रांसलेट कर देंगे, ये जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज है यानी कि असेंबली लैंग्वेज। अब ये बताओ किसी को असेंबली लैंग्वेज पता है, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या वो पता है, हाँ या ना? नो सर। तो शॉर्ट पे समझाते हैं बहुत, मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की कोडिंग, आप सारा काम 0 1 में, ये जितना काम यहाँ पे लिखा गया है ये सारा काम आप 0 1 की कोडिंग से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, फिर इसके लिए एक और कंपाइलर, या फिर आप कंपाइलर ना कह के अपने समझने के लिए आप ये समझ सकते हो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर ले लिया उसने, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लेवल यानी कि 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ब्रिज का काम किया इसने इंटरनल, और हमारा आउटपुट सिस्टम को एक्सप्लेन किया 0 1, क्योंकि हमारा सिस्टम जितने भी सिस्टम्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, और मशीन लेवल लैंग्वेज है कौन सी, 0 1 में लिखना, और 0 1 का मतलब हो गया आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, कंपाइलर चाहिए जो इसको एक्सप्लेन कर पाए और 0 1 में कन्वर्ट करके आपकी गलतियां हो तो आपको बता दे, और मशीन के अकॉर्डिंग आउटपुट सही से जनरेट करके प्रोवाइड करा दे।